हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 चैप्टर 4 डीके गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पर अपना नाम और क्लास। आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। तो क्वेश्चन में है आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन है। ड्यूरिंग द ईयर आपके करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटीज में क्या चेंजेस आए, कैश के बैलेंस में क्या चेंजेस आए, और साथ में आपने क्या ट्रांजैक्शंस की है, वो सब कुछ आपको दिया है। और इसको लेकर के आपको बनाना है कैश फ्लो स्टेटमेंट। बैलेंस शीट नहीं है, इंफॉर्मेशन है। तो सबसे पहले हमको चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। वो कहां से लेंगे हम? ये जो नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर लिखा है, इस साल आपको जो प्रॉफिट हुआ है वो 55,000 है, वही आपको लेना है। उसमें से हमने कोई डिविडेंड नहीं दिया, रिजर्व्स में कुछ नहीं गया, या कोई टैक्स का प्रोविजन नहीं है, तो डायरेक्टली ये 55,000 ही आपका प्रॉफिट आ जाएगा यहाँ पर। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। इसके बाद हमें एडजस्टमेंट करनी है नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम, जिसमें हम देखते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन यहाँ पर नहीं दिया, लेकिन जो एसेट को हमने सेल परचेज की, तो अगर उसपे लॉस या गेन है, वो हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं या माइनस करते हैं, क्योंकि वो आपकी नॉन ऑपरेटिंग आइटम है। तो यहाँ पर अगर आपने मशीनरी को बेचा और उस पर लॉस हो रहा है, तो वो 20,000 रुपए आप वापस ऐड कर दोगे, क्योंकि ये एक तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में भी हम लॉस को कवर नहीं करते, और ये लॉस की वजह से आपका कोई कैश का आउटफ्लो नहीं हो रहा, तो हम इसको एड बैक कर देंगे एज अ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। और ढूंढो और क्या है इसमें नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। यहाँ पर देखो, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस इनकर्ड एंड रिटर्न ऑफ 10,000 रुपए। आपने कुछ शुरुआत के प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के, कंपनी खोल रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना रहे हो, तो उसमें जो नए खर्चे करने पड़ते हैं स्टार्टिंग में, वो सारे के सारे खर्चे हम कहाँ डालते हैं? अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में डालते हैं, और उसको राइट ऑफ कर देते हैं। तो ये खर्चा आपका हुआ, खर्चा आपने डाल भी दिया आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, लेकिन ये आपका नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। क्यों? क्योंकि ये जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है, ये आपका कवर होगा फाइनेंस एक्टिविटी में। कहां पर कवर होगा? फाइनेंस एक्टिविटी में, जहां पर आप पैसा अरेंज करते हो, नई कंपनी बनाते हो, तो वो सारा अरेंज करने का खर्चा, शेयर इशू करने का खर्चा, वो सारा आपका प्रिलिमिनरी एक्सपेंस कहलाता है, तो वो आपका फाइनेंस एक्टिविटी में आएगा। तो अब ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आपने खर्चा जो डाला हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है, तो हम इसको वापस ऐड कर देंगे 10,000। और आपका कोई और ऐसा खर्चा नहीं है जिसे हमको यहाँ पर ऐड बैक करना है, जैसे कि कोई और आपने इंटेंजिबल एसेट राइट ऑफ नहीं किया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स नहीं है, डेप्रिसिएशन तो है ही नहीं, तो और कोई किसी लोन पर हमने इंटरेस्ट का खर्चा भी नहीं दिया। तो सब कुछ चेक करने के बाद ये आता है नेट आपका 30,000 रुपये आपको ऐड करना है। तो ये सब करने के बाद आपके पास क्या आया? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 85,000। इसके बाद हमें देखना है कि करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज में क्या चेंजेस आए। वो यहाँ पर दिया है इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स, मतलब कि इस साल आपके ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़ गए 1.5 लाख से। तो ट्रेड रिसीवेबल्स का मतलब है आपके डेटर्स, डेटर्स या बिल्स रिसीवेबल जो कि बढ़ गए। वो कब बढ़ते हैं? जब आप किसी को सामान उधार में बेचते हो और आप उसकी पेमेंट नहीं लेते हो। सामान आपने उधार में बेच दिया, पेमेंट नहीं ली, तो एक तरह से आपने उसको सामान तो दे दिया और पेमेंट नहीं ली, तो आप उसको क्या दे रहे हो, एक तरह से कि हाँ, लोन दे रहे हो कि बाद में पेमेंट कर देना। लोन देना, उसको हम क्या कहेंगे? कैश आउटफ्लो हो जाएगा, कैश का माइनस होगा। पेमेंट कर रहे हो आप। पेमेंट कैसे कह सकते हो आप? इसको दूसरी तरह से भी समझो। आपने जो स्टॉक खरीद करके बेचा, उसको खरीदने में भी तो आपको पेमेंट करनी पड़ी थी ना। वो पेमेंट करके आपने वो सामान किसी और को दे दिया, तो वो पेमेंट तो आपने की ना उस सामान को जो बेचा, और आपने उसकी पेमेंट नहीं ली, लेकिन आपने खुद ने खरीद के किसी को दिया, तो पेमेंट आपने उसके लिए की, तो आउटफ्लो हुआ। तो आप दोनों तरह से समझ सकते हो कि डेटर्स को अगर आपने सामान उधार में दिया, तो वो एक तरह से आपने उसको लोन दिया है, और लोन दे रहे हो तो कैश का आउटफ्लो हो रहा है। ऐसे ही ट्रेड पेबल्स आपके 90,000 से बढ़ गए। ट्रेड पेबल्स क्या है? क्रेडिटर्स है। क्रेडिटर्स अगर आपके 90,000 से बढ़ गए, इसका मतलब आपने सामान उधार में खरीदा और पेमेंट नहीं की,
अब आपने अगर सामान उधार में खरीदा, पेमेंट नहीं की, तो इसका मतलब है कि क्रेडिटर्स ने आपको एक तरह से लोन दिया है कि भैया बाद में पेमेंट कर देना। तो जब वो आपको अपना सामान खरीद करके आपको दे रहे हैं विदाउट रिसीविंग पेमेंट, तो वो एक तरह से आपको लोन दे रहे हैं ना। तो लोन दे रहे हैं तो इनफ्लो होगा। आपने स्टॉक अपने पास ले आए हो, स्टॉक आ रहा है। स्टॉक क्या है, एक तरह से इनफ्लो ही है ना। तो स्टॉक आया लेकिन पेमेंट नहीं की, तो आपका क्या हुआ, ये इनफ्लो हुआ। 90,000 से आपने प्लस करना है, 1.5 लाख से माइनस करना है। तो अब आपके पास नेट आ गया और कोई आपकी करंट एसेट नहीं है। कैश के बैलेंस हम एंड में शो करेंगे। तो अब आपका नेट आ गया, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 25,000। मतलब कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी करने से आपका कैश का इनफ्लो हुआ है, कैश आपके पास आया है। कैश का बैलेंस इंक्रीज हुआ 25,000 से। अब देखते हैं नेक्स्ट, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हम सेल परचेज ऑफ एसेट देखते हैं। तो यहाँ पर आपने मशीनरी को सेल किया, कितने में किया, 60,000 रुपए आपको मशीनरी को बेच करके पैसा मिला। तो ये आपके पास इनफ्लो हुआ, मशीनरी को बेच करके पैसा मिला, इनफ्लो हुआ। ऐसे ही आपने एक बिल्डिंग खरीदी, ये बिल्डिंग खरीदी है, तो यहाँ पर मशीनरी की जगह बिल्डिंग लिख लेना। परचेज ऑफ बिल्डिंग, परचेज करने पर कोई एसेट आपका कैश का आउटफ्लो होता है, तो आप इसको माइनस करोगे 3 लाख से। परचेज ऑफ बिल्डिंग लिखना है आपको, यहाँ पर बिल्डिंग है, मशीनरी नहीं। क्लियर है। तो नेट अब यहाँ पर देखो, आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज करने से आपका कैश का खर्चा हुआ है, कैश का आउटफ्लो हुआ। नेट कैश आपका आउटफ्लो कितना हुआ, 2,40,000। ड्यूरिंग द ईयर 2,40,000 से आपका कैश कम हो गया। फाइनेंस एक्टिविटीज में अब हमारा क्या आता है, कोई शेयर हमने इश्यू किए, डिबेंचर इश्यू किए, या कोई रिपेमेंट किया आपने किसी लोन किया, लोन इंक्रीज हुआ। तो आपने शेयर इश्यू किए 2 लाख के, इशू किए शेयर, तो पैसा आएगा, इनफ्लो होगा। 2 लाख से शेयर इशू किए। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, इन शेयर्स को इशू करने पर जो खर्चा लगा, वो खर्चा इनकर्ड, मतलब इसी साल आपने खर्चा किया है, तो आपका आउटफ्लो भी हुआ। तो माइनस करोगे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 10,000। इसी साल आपने इस खर्चे को किया, खर्चा किया, तो आउटफ्लो होगा। और इस खर्चे को आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी डाला था, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाला था, जो कि नॉन ऑपरेटिंग आइटम था, इसलिए हमने उसको ऐड बैक किया था ऑपरेटिंग एक्टिविटी करते हुए। और ये खर्चा अब आपका फाइनेंस एक्टिविटी से रिलेटेड है, तो यहाँ पर हमने इसको माइनस कर दिया। तो नेट अब आपका आ गया, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंस एक्टिविटीज 1,90,000। इस साल फाइनेंस एक्टिविटी से आपका कैश का बैलेंस बढ़ा है 1,90,000 से। अब तीनों एक्टिविटी करने से आपका इस साल कैश का बैलेंस बढ़ा, घटा या नहीं, कुछ हुआ चेंज या नहीं, आपको ये चेक करना है। तो 25,000 आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी से इनफ्लो हुआ, 2,40,000 का आउटफ्लो हुआ, और 1,90,000 का फाइनेंस एक्टिविटी से इनफ्लो हुआ। तो नेट इंपैक्ट क्या आया, 25,000 से आपका आउटफ्लो हुआ है। इन तीनों एक्टिविटी को करने से इस साल आपका कैश का बैलेंस घटा है 25,000 से। तो घटा है तो क्या आएगा, यहाँ पर देखो, नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 25,000 से घट गया। अब देखो, आपका यहाँ पर ओपनिंग कैश बैलेंस क्या था, 60,000। तो 60,000 को आप इसमें ऐड करो। 60,000 ऐड करने पर आपका क्लोजिंग बैलेंस कितना आना चाहिए, वो आना चाहिए 35,000। तो ड्यूरिंग द ईयर 25,000 से आपका कैश का बैलेंस घट करके 35,000 रह गया। तो आप देखो, आपके पास जो इंफॉर्मेशन है उसमें क्लोजिंग बैलेंस 35,000 ही आ रहा है। हाँ, बिल्कुल आ रहा है। तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन कंप्लीट और करेक्ट हो गया। 35,000 ही हमारा सॉल्यूशन आ रहा है, और यहाँ पर भी 35,000 ही आ रहा है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कैसे अटेम्प्ट करना है। अगर बैलेंस शीट नहीं दी, सिर्फ चेंज इन ड्यूरिंग द ईयर आपको दिए हुए कुछ इंफॉर्मेशन दिए, तो उसको लेकर के आपको कैसे कैलकुलेशन करनी है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, लेकिन आपको अपनी प्रैक्टिस जारी रखनी है। गुड बाय एंड टेक केयर।